दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी तिवारी एके एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी कला साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग अपने इस क्लास में प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे, प्रैक्टिस 2 के रूप में देखेंगे और यहाँ से आपके जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कौन सा है इसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आप अपना जवाब दे सकते हैं। जित सभी लोग जुड़ते हुए सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग जल्दी से आएं और चलिए, जितने भी लोग मौजूद हैं सभी लोग क्लास को शेयर भी कर लेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है पेंसिल में प्रयोग होने वाले काले तत्व को क्या कहा गया है। पेंसिल में प्रयोग होने वाले काले तत्व को क्या कहा गया है, इसी को हम लोग देखते हैं। तो पेंसिल में प्रयोग होने वाले काले तत्व को क्या कहा जाता है? कोल रॉड, ग्रेफाइट, क्रेयॉन या चारकोल। तो काले तत्व जो मौजूद होते हैं पेंसिल के अंदर पहले तो वह सीडार के वृक्ष से बनाई जाती है। और इसमें जो पेंसिल में जो प्रयोग होता है उसे ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट यह ग्रेफाइट कहते हैं। बावेरिया की खान से इसे खोजा गया था। कास्पर फेवर ने जो पेंसिल बनाई थी वह 1761 ईस्वी में उन्होंने इस पेंसिल का निर्माण किया था और इस पेंसिल में इसके नोक होता है, उसका जो वर्तिका, इसकी वर्तिका होती है उस 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 अंश पर यह दिखाई देती है। कितने पर होती है? तो 15 अंश के डिग्री पर इसे देखा जाता है। खासकर इस में जो पेंसिल की होती है तो उसमें H1 और H और B पेंसिल कहते हैं। इसमें B1, B2, B3 और B4 ऐसे B10 तक हम लोग जाते हैं। इधर इसी रूप में H1, H2, H3, H4 और H10 तक देखते हैं, 12 तक जाते हैं। लेकिन यही चीज़ें आपको यह जाननी है कि इसमें HB का मतलब होता है जो पेंसिल होती है, इसका H का मतलब होता है हार्डनेस और B का मतलब होता है ब्लैकनेस। और इसी हार्डनेस और ब्लैकनेस, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? सबसे हार्ड पेंसिल जो होती है वह H10 होती है और सबसे सॉफ्ट होती है या सबसे ब्लैक जो होती है उसे B
10 के रूप में कहते हैं जो है। तो यही चीज़ है यहाँ पर पूछा गया है, तो ग्रेफाइट आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। क्रेयान एक रेशमी कपड़ा है जिसे पूछा था। चारकोल जो है लकड़ी का कोयला होता है, लकड़ी का कोयला होता है, कोयला होता है जो है। और कोल राड मतलब लकड़ी कोयले की जो है राड होती है उसे अदा। तो ग्रेफाइट आपका अभिष्ट विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? यानी कि जो फॉल्क आर्ट इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फॉल्क आर्ट जो है स्थानीय कला, स्थानीय कला कहते हैं इसे, फॉल्क आर्ट कहते हैं। और फॉल्क आर्ट को स्थानीय कला भी कहते हैं, स्थानीय आर्ट कहते हैं, या स्थानीय कला या लोक कला भी कहते हैं, लोक कला कहते हैं, या इसी को जन कला भी कहते हैं। जन कला यानी कि जनता से संबंधित कलाओं को जन कला भी कहते हैं। इसमें लोक चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है तो देख लेते हैं। रासायनिक रंग है, खनिज रंग है, सिंथेटिक है और कृत्रिम है जो है। ये रासायनिक रंग जो है ये बनाए जाते हैं जो है, रासायनिक रंग जिनमें रासायनिक प्रक्रिया करके बनाया जाता है। और खनिज रंग जो इसे भूमिज भी कहते हैं, जो भूमि से निकला हो उसे भूमिज कहते हैं। सिंथेटिक रंग जो है उसमें केमिकल से प्रयोग करके बनाए जाते हैं, केमिकल का प्रयोग करते हैं। और चित्रकला में वैसे भी लोक कला में जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। कैसे जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, रंगों का प्रयोग किया जाता है। कैसा? प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। और ये प्राकृतिक रंग जो होते हैं वह कृत्रिम रंगों से मिलकर बनाए, जैसे चावल के मांड या फूलों से निकाल कर बनाया गया, या फिर चावल को रंग का बना लिया, या गुलाल वगैरह जो हम करके बना लेते हैं, हल्दी वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं, मेहंदी वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को जो है कृत्रिम रंगों का ज़्यादातर। तो जिस दोस्तों ने 4 जवाब दिया है वह जवाब आपका लास्ट विकल्प इज राइट आंसर है, डी इज राइट आंसर है। सभी दोस्तों का जो भी जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों का स्वागत है। नीलम गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। सुषमा राजभर बिल्कुल गुड मॉर्निंग है। नीलम कुमारी बिल्कुल। 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रगीत के रचयिता का नाम क्या है? अच्छा, एक चीज ये भी देखने वाली बात है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों में अंतर है जो है। राष्ट्रगीत को जो है नेशनल सॉन्ग कहते हैं, और राष्ट्रगान को नेशनल एंथम कहते हैं। अब हमें यह देखना है कि पूछा क्या गया है कि भारतीय राष्ट्रगीत पूछा गया है कि राष्ट्रगान। कभी कभी जो है आपको राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में भी अंतर कर दिया जाता है। वो जब आप देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रगीत तो लिखा होता है, लेकिन हमेशा इसको इंग्लिश में देखकर ही आप क्वेश्चन में लगाएंगे। जब भी आप देखेंगे तो इंग्लिश के अनुसार ही क्वेश्चन में लगाएंगे। अब यहाँ विकल्प दिया है महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सरोजिनी नायडू और बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आपके राष्ट्रगीत लिखने वाले थे, राष्ट्रगीत, और रविन्द्रनाथ ठाकुर राष्ट्रगान को लिखने वाले थे। अब इन दोनों में जो है ये आपका था। अब विकल्प में है कि भारतीय राष्ट्रगीत, अब आपको चॉइस करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विकल्प में आपका यही सही मान लेता है कि राष्ट्रगान को ही जो है राष्ट्रगीत मान लेता है। लेकिन यह देखा है कि यह हमेशा जब भी लगाइए तब इंग्लिश वर्जन को देख लिया करिए। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर ये नहीं समझ पाता कि वो राष्ट्रगान पूछ रहा है कि राष्ट्रगीत। हिंदी में तो पूछ लेता है लेकिन उसके दिमाग में राष्ट्रगान चलता है। इसी बेस पर क्वेश्चन तब आपके गलत हो जाते हैं। यह बिल्कुल नीलम कुमारी, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत जो है वह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी थे जो है जिन्होंने किया था। यह आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदी में नेशनल एंथम पूछा गया है, यह ध्यान रखिएगा, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। तो अगर राष्ट्रगान पूछ रहा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, और राष्ट्रगीत पूछ रहा है तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है। चलिए
ये इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ें अब जैसे राष्ट्रीय चिन्ह, मान लीजिए इसी में राष्ट्रीय चिन्ह भी रहता है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह को नेशनल एम्बलम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल एम्बलम, एम्बलम, नेशनल एम्बलम कहते हैं। नेशनल एम्बलम इसे राष्ट्रीय चिन्ह को कहते हैं, जिसे अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, स्तंभ से में है। इसी को, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। इसे नेशनल एम्बलम के नाम से जाना जाता है। यह ध्यान रखिएगा, कभी कभी यही चीज़ पूछ लिया जाता है कि ये चीज़ क्या है, तब वहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय गीत, भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है वह रविन्द्रनाथ ठाकुर है, राष्ट्रीय गीत जो है, और राष्ट्रीय गान जो है इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन के अनुसार ही करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी सही हैं जो है, जिन्होंने राष्ट्रगीत को लिखा हुआ था। ठीक, सभी दोस्तों को जिन्होंने जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों को कर लेंगे। महादेवी वर्मा के बारे में जान लीजिए। महादेवी वर्मा, इनका जन्म जो हुआ था, जन्म 1907 में हुआ था, मृत्यु 1987 में हुई थी जो है। और यह फिरोजाबाद में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? फिरोजाबाद में जन्म हुआ था, ये उत्तर प्रदेश। और यही जो है इलाहाबाद इनकी कर्मभूमि रही है। और यहाँ इन्होंने जो है जो है मीरा को आधुनिक मीरा के रूप में इन्हें जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। इनकी विषयों में विरह वेदना थी, ज़्यादा थी, विरह वेदना थी। और खासकर जो है महादेवी वर्मा ने दीप शिखा नाम की जो है इन्होंने श्रृंखला बनाई थी। और इसमें 51 चित्रों की, कुल 51 चित्र थे। इसमें कुल 51 चित्र थे। दीप शिखा इनकी ना है, यामा पर यह है। दीप शिखा इनकी पुस्तक, जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उस पुस्तक थी यामा। इसी यामा पर इन्होंने बनाया है। और 51 चित्र इनके इसमें संग्रहित है। कुल चित्र कितने थे? तो 51 चित्र थे, और उसमें दीप शिखा की श्रृंखला थी, और इन्होंने बनाया था महादेवी वर्मा ने जो है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कौन सा रंग अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं है? कौन सा रंग अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं है? तो मैंने आपसे बताया था कि दो हैं, एक तो गर्म रंग और दूसरा जो है ठंडा रंग। ठंडा रंग, तो गर्म रंग और ठंडा रंग। जो गर्म सूर्य के नज़दीक होते हैं, जैसे लाल हुआ, रेड हुआ, और येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, और यह ग्रीन तो बीच में होता है, यानी तटस्थ रंग होता है, दोनों में आ जाता है। ठंडा रंगों में जो है बैगनी है, इंडिगो है, और ब्लू, ये रंगों के रूप में है। तो जब इनका क्रम भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, सूर्य के जितने भी समीप जो रहते हैं उन्हीं के माध्यम से यह आपका होता है। सूर्य के जितने समीप रहते हैं जो, वो गर्म रंग कहलाते हैं। तो सूर्य की इस तरह से निकलती है, तो जो भी सामने रहेगा उसी गर्म रहेगा, फिर उसके बाद जो सबसे पीछे रहता है वो सबसे ठंडे रंगों में माना जाता है। अब यहाँ पर कौन सा रंग अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं है? प्रकृति से ठंडा नहीं है, तो जो गर्म रंगों के ज़्यादा क्रम में होगा वह गर्म रहेगा, वो ठंडा नहीं रहेगा। इसमें देख लेते हैं, हरा, यह भी प्रकृति से ठंडा ही है, दोनों रंगों में यह आता है, यानी कि मध्य का है। तटस्थ रंग मध्य का रंग है। नीला, यह भी आपका ठंडा रंग है, यानी कि आर्द्र रंग है, जिसे आर्द्र कह सकते हैं। बैजनी जो है, यह भी आर्द्र रंग है, यह भी आर्द्र रंग है, अपनी प्रकृति से आर्द्र रंग है, आंखों को ठंडक पहुंचाता है। अस्पतालों वगैरह में इस रंग का प्रयोग पर्दे के रूप में ज़्यादा किया जाता है। फिरोजी रंग जो है ये आपका ज़्यादा वो है, क्योंकि फिरोजी रंग के जो बनने में जो है, यह रखिए कि यह ब्लू और येलो के मिश्रण से बनता है। किसके जो है, तो येलो का, यानी कि पीला रंग ज़्यादा होता है, मात्रा ज़्यादा पीला
प्लस जो है बहुत हल्का येलो रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पीला और ब्लू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ब्लू में नीला का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा जो है 1:6 होती है। यानी कि अगर 6% ये है तो 1% इसका प्रयोग 1:6:1 में यह रहती है। 1 अनुपात यह रहता है ब्लू और 6% 6 पीला रहता है। तो फिरोजी रंगों का जो मिश्रण होता है लगभग यह है, ब्लू और पीले को मिलाकर जो हरा से थोड़ा सा यह डाउन रहता है, हरे से जो है। तो लगभग इसमें गर्म रंग का प्रयोग ज़्यादा, क्योंकि पीला का ज़्यादा मात्रा रहती है इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। इसलिए फिरोजी अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं होता, यह गर्म रंग की प्रवृत्ति में जाता है। तो जिन दोस्तों ने चौथा जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। सभी दोस्तों का लाजवाब है जो भी देश जुड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग सही हो सकती है गुड मॉर्निंग से, तो टाइमिंग नहीं चेंज हो पाएगी। कारण क्या है कि जब मैं जग सकता हूं तो आप लोगों को भी जगना चाहिए ना। अब टाइमिंग्स चेंज करने का क्या मतलब है कि अब पढ़ना के लिए जो है अब आपके समय से थोड़ी चलेगा, टाइमिंग चेंज नहीं हो पाएगी, अब इसी टाइम पर चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है टाइमिंग चेंज नहीं हो पाएगी, जो है मुश्किल है। इतनी अच्छी टाइमिंग है, गर्मी में मर कर पढ़ना कि जो है सुबह उठकर जो है उससे उठ जाना तो दिन भर का समय मिलेगा। अब टाइमिंग रोज चेंज करेंगे तो कैसे काम चलेगा। टाइमिंग जो है इतना बढ़िया मौसम होता है, आने मतलब बाहर थोड़ा सा घूम लीजिए, मोबाइल लगा दीजिए, अपना काम भी करते रहिए और देखते भी रहिए जो है। और इससे बढ़िया टाइमिंग क्या होगा, मौसम भी ठीक रहता है। हाँ, ये कहिए कि सोने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो कहीं ना कहीं देखिए सफलता के लिए त्याग जरूरी है ना, तो अगर त्याग नहीं करेंगे तो सफल कैसे होंगे। इसलिए जो है असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, मैदान संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कम से कम अगर ये सोचो कि नहीं नींद में खलल है तो फिर सो लो, बाद में देखना, ठीक है ना। लेकिन क्लास तो नहीं चेंज होगी, चाहे जो हो जाए। अच्छा, सोफिता जायसवाल कह रही हैं बेटी का स्कूल है टाइम, अभी स्कूल कहाँ खुला है जो है। और कान में लगा लीजिए, आवाज़ तो जा रही होगी ना, तो मोबाइल को जेब में रखिए, पर्स में, और लीड कान में लगा लीजिए ब्लूटूथ। उसके बाद बेटे को छोड़ कर आइए, सुनती रहिए, जो है कम से कम सुनाई तो देगा ना। तो पढ़ने के लाख बहाने भी तो ऐसा बना रहे हैं, जो बहाने ऐसे बना रहे हैं जिनका जो भी, अरे कुछ तो अच्छा बहाना बनाते जो है, तो फिर ठीक लगता जो है। चलिए, सोचता अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, अपना जवाब दीजिए। उस भारतीय ट्रेन का नाम बताएं जिसके सभी डिब्बों के बाहर एक समान चित्र की झलक मिलती है, यानी एक समान चित्र की झलक मिलती है। आपको बताना है कि वो कौन सी ट्रेन है जो वीआईपी ट्रेनों में आती हैं, और उनमें कौन सी ट्रेन है जिसके बाहर सभी डिब्बों का कलर एक ही जैसा ट्रेन रहती है, तो उसमें कोई अलग नहीं प्रयोग किया जाता है। दरअसल वो ट्रेनें जो है स्वर्ण शताब्दी में देखेंगे तो इसमें तो नहीं है, क्योंकि इसमें कई पीले और नीले दोनों का प्रयोग कर लिए जाते हैं। जो दुरंतों में जब भी आप देखते हैं तो दुरंतों में जो है देखते हैं तो झिलमिलाहट छोटे छोटे बिंदुओं से लिखा होता है, ऑप्टिकल का प्रयोग किया जाता है। गरीब नवाज में हरे और पीले का प्रयोग किया जाता है, हरे प्लस पीले रंग का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन इसमें कहीं जगह जो है अलग अलग रंगों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन गरीब रथ एक ऐसी है, यही विकल्प आपका सही है, जिसमें कि हरा रंग होता है और पीली पट्टी होती है, यानी कि पीले रंग की पट्टी होती है। अब इसी पट्टी से पूरी ट्रेन पर होती है, जो कि जैसे मान लीजिए ये बोगी ट्रेनें हैं, तो इसमें जितनी भी बोगियां हैं, इन बोगियों में जो है एक पीली पट्टी एकदम आपसे ऐसे लगी रहती है,
इसी पीली पट्टी को जो है के रूप में, तो ये पीली पट्टी लगी रहती है। बाकी जो है ये जंगलों में रहती है और इन जंगलों में जो है ये पीली पट्टी लगी रहती है और बाकी सब जो है नीले में ट्रेन रहती है। तो यही जो है ट्रेन के रूप में रहती है। बी दूसरा आपका विकल्प, दूसरा जो है वह विकल्प आपका सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल विनय कुमार वाजपेयी, गुड मॉर्निंग जो है गुड मॉर्निंग विनय जी, जो है लग रहा है जग गए हैं, लग रहा है कि सभी लोग अब जग रहे हैं धीरे धीरे। तो जब चलिए क्लास आपकी बहुत ज़बरदस्त होगी जो है, अभी आप लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए बहुत खेद है, लेकिन फिर भी अगर जुड़े आएंगे तो फिर समझिए कि पढ़े तो आप लोग है ही हैं। इतना जो नोट्स आप चाहे यूजीसी में देख सकते हैं, यूजीसी का जो अभी पेपर हुआ था निरस्त हो गया, उसमें भी आपका नोट्स अगर आप देखे होंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन एकदम आपसे बिल्कुल मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है जैसे डायमंड सूत्र है उसका डेट कब है वो डायरेक्टली आपको मिल रहा है। कोई भी मतलब क्वेश्चन नहीं है जिसको, बस सिर्फ ये है कि उसको पर जो है एनालिसिस करना है आपके अपने नोट्स पर जो है एनालिसिस कर कर जब भी बढ़ेंगे तब आपको जो है वहाँ से दिक्कत नहीं होगी। हाँ बस उसमें ये है कि आपको क्रम असेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को क्रम आपसे मिलाना है। जितने भी चाहे पढ़ाए हुए जितने भी कलाकार हैं उन सभी कलाकारों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप जोड़ते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डरों में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चाहे वह यूजीसी का पेपर हो, चाहे आप टीजीटी का पेपर हो या एएलटी का, अपने नोट्स पर कमांडिंग करिए जो है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, यह गारंटी है जो है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन कह रहा है गणेश चतुर्थी पर्व कौन से राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसे कि जो है पश्चिम बंगाल में क्या है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है, दुर्गा पूजा यह मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। उत्तर प्रदेश में जो है दशहरा मनाया जाता है, दशहरा जो है बहुत बढ़िया धूमधाम से मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, शिवाजी महोत्सव महोत्सव और गणेश चतुर्थी जो है, गणेश चतुर्थी चतुर्थी यह जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो वैसे भी आप जानते हैं कि जो है गणेश भगवान का जो था यह तिलक जी ने शुरुआत किया था और लाल बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, जो है लाल बाग के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं जो है। और यह है जिस तरह से अन्य रथ यात्रा उड़ीसा में मनाई जाती है उसी तरह से महाराष्ट्र में भी गणेश चतुर्थी का आयोजन बहुत धूमधाम से किया जाता है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। अपना देश जो है उत्सवों के लिए जाना जाता है ना, इतने उत्सव हैं कि कोई ऐसा महीना नहीं होता जिस दिन आपको बिहार, जैसे बिहार में आपको सबसे ज़्यादा बिहार में क्या मनाया जाता है, छठ। इस समय छठ का जो है यह आलम होता है छठ पूजा का कि कहने हद से बाहर जो है लोग एकदम बिल्कुल उसी में रम जाते हैं। असम में बिहू मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है दक्षिण में जो है, और पंजाब में जो है भांगड़ा के रूप में जो जब आती है मकर संक्रांति, तो वहाँ पर जो है तो अपना देश, हर देश जो है यह नायाब है, जो है मल्टी डायमेंशनल कंट्री है ना। यहाँ पे हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोग हैं। कितना सुंदर है जो है। कभी आप एक दिन जो है अपने समय निकालकर जिसमें कोई उत्सव हो, चाहे वह होली, दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा का हो, उस जगह पर टहलने के लिए जाइए। देखिए देखिए कुछ नहीं, एक आपको लगेगा कि वाह क्या। कभी कभी दीपावली में जो है आप ट्रेन से या गाड़ी से यात्रा करिए तो देखिए पूरे दीपों से जो है भारत जो है जगमगाता है। और तो छोड़िए, कभी आप प्रयागराज की धरती से, पावन धरती पर आइए और हनुमान जी उस दीपावली में तो शास्त्री ब्रिज से देखेंगे तो वैसे तो हमेशा वह 2-3 महीने तक पूरा प्रयागराज जगमग रहता है, लेकिन खासकर दीपावली और के समय या फिर जब यहाँ पर जो है संगम का मेला लगता है तो इस प्रयागराज की धरती जो है अपने आप में एक अद्भुत अलौकिक रूप धारण कर लेती है। इतना सुंदर लगता है। और अब तो आप इस समय जो है पूरा प्रयागराज बिल्कुल इतनी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, इतने जो है सौंदर्य से भरपूर है कि कहने हद से बाहर। पूरी सड़कें जो है इतनी चौड़ी हो गई। हाँ थोड़ा सा देखिए, कुछ नायाब चीज़ करने के लिए कुछ कष्ट जरूर होते हैं, जनता को जरूर कुछ कष्ट हुई, लेकिन एक कुछ करने के लिए जो है कुछ तो
भुगतना ही पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा जो है, लेकिन इस समय बहुत। तो कम से कम ये है कि भारत हमेशा जो है यह सांस्कृतिक देश है और इस संस्कृति में इसका लाभ उठाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था, बिल्कुल वाजपेयी जी जो है बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन आपके, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे जाता है? विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे जाता है? चित्रसूत्र की रचना रचना नहीं हुई थी, यह रचना नहीं बल्कि इसका संकलन हुआ था। क्या हुआ था? संकलन। और संकलनकर्ता कौन थे जो है? संकलनकर्ता नारायण मुनि थे, नारायण मुनि थे जो है। ये जो है लेकिन यह चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो यह जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण से, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर धर्मोत्तर पुराण में इसका संकलन किया गया था। इसमें 3 खंड हैं, इसके खंड जो है 3 खंड हैं और इसे जो लिखा गया विष्णु के मार्कंडे मुनि ने लिखा था, मार्कंडेय मुनि ने लिखा था, मुनि ने इसे लिखा था विष्णु धर्मोत्तर पुराण। और खंड पहले में 269 अध्याय हैं और खंड 2 में जो है 183 अध्याय हैं और खंड 3 में 118 अध्याय हैं। इन्हीं 118 अध्यायों में 35 से लेकर 43 तक अध्याय में चित्रसूत्र का वर्णन किया गया है। किसका? चित्रसूत्र का वर्णन है। अब यह जो है विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको यह बताना है, किसे दिया जाता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि इसमें वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, वेद व्यास हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वेद व्यास यह महाभारत के संकलन करता है, महाभारत के रचयिता हैं। विश्वामित्र जो है इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी जो है। और तृतीय मंडल में तृतीय मंडल में इन्होंने रचना किया था, तृतीय मंडल की रचना इन्होंने किया था। वशिष्ठ ने जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना किया था, 7वें मंडल की रचना किया था जो है। और इनका विकल्प जो है वह आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने इस लिखा है वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने इसका जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाए। 22 का डी आपका सही जवाब है। जिन दोस्तों ने दिया है विनय कुमार वाजपेयी, बिल्कुल जवाब सही है। सभी दोस्तों का जुड़े हुए हैं सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। तो ये आपका था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कैलीग्राफी कह रहा है, कैलीग्राफी का संबंध कौन सी कला से है? तो अप्लाइड आर्ट है, चित्रकला है, प्लास्टिक आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है जो है। तो आपको बताना है कि किससे संबंधित है आपको कैलीग्राफी किससे संबंधित है यह आपको बताना है जो है। दोस्तों ये देख लीजिए, पहले अप्लाइड आर्ट देखते हैं। अप्लाइड आर्ट क्या है? ये अप्लाइड आर्ट उसे कहते हैं जो डेकोरेटेड से हो, डेकोरेटेड कला से संबंधित होती है। यानी कि वह कला जो सजावट के काम आए, जैसे कि कोई ग्लास है, कोई गमला है, कोई फूलदान है, कोई ऐसे जो है जो मार्बल जो है बना हुआ है या मर्तबान बना हुआ है, ऐसे जो है जिसमें फूल रखे हुए, ऐसी चीज़ों से डेकोरेटेड कला के रूप में इसे अप्लाइड आर्ट को जाना जाता है। अप्लाइड आर्ट मतलब डेकोरेशन आर्ट के रूप में इसे जाना जाता है। चित्रकला को आप जान ही रहे हैं। प्लास्टिक आर्ट क्या होता है? यह बहुलक या पॉलीमर जिसे कहते हैं, पॉलीमर या पॉलीथीन कह सकते हैं, या पॉलीथीन कह सकते हैं, या प्लास्टिक कह सकते हैं,
प्लास्टिक कह सकते हैं, से निर्मित कलाओं को प्लास्टिक आर्ट कहते हैं। इन सभी से निर्मित आर्ट जो होते हैं उन्हें प्लास्टिक आर्ट की श्रेणी में रखा जाता है, जो लचीली पद्धतियों में हों, जिन्हें जो है प्लास्टिक बहुलक का प्रयोग करके बनाया गया हो, उन्हें प्लास्टिक आर्ट की संज्ञा दी जाती है। ये प्लास्टिक आर्ट के रूप में होते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट वह होता है जो सौंदर्य पर आधारित हो, यानी कि जो है जो सौंदर्य पर आधारित हो। परफॉर्मिंग आर्ट जो है सुंदर लिखावट या सौंदर्य पर आधारित होती है। यह सुंदर लिखावट होती है। सुंदर, परफॉर्म मतलब सुंदर, लिखावट, लिखावट, और यह ही इसी को कैलीग्राफी भी कहते हैं। कैलीग्राफी भी कहते हैं। कैलीग्राफी खासकर सुंदर लिखावट के रूप में, और वो भी ये कैसी कला है, तो यह रिलीफ माध्यम में होती है। कैसी जो है रिलीफ माध्यम होती है, यह ध्यान रखिएगा कि यह रिलीफ माध्यम होती है और सुंदर लिखावट को कैलीग्राफी के रूप में कहते हैं जो है। इसी तरह से एक और कला आती है जिसे जो है टोपोग्राफी कहते हैं, जिसे टोपोग्राफी कहते हैं, टोपोग्राफी के रूप में कहते हैं। टोपोग्राफी क्या होती है? जब आप किसी कला के भू स्कैप बनाते हैं, भू लैंड स्कैप बनाते हैं, या जो है भू आकृतियों का करते हैं, तो उसे टोपोग्राफी, यानी कि ग्रह विज्ञान की एक शाखा है, एक शाखा है। कौन? टोपोग्राफी। एक शाखा के रूप में इसे जाना जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाला है। यह आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान रखिएगा, और ख़ासकर टीजीटी के लिए तो आपको इम्पॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि छपने वाला क्वेश्चन है, आपको ओपन कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि टोपोग्राफी पूछा जा सकता है। अभी तक पूछा नहीं गया है, अब इसका नंबर है, पूछा जा सकता है। तो यह जो है भू आकृति के रूप में होता है। क्या है? भू आकृति, भू आकृति, आकृति चित्रण होता है। भू आकृति चित्रण होता है। जैसे मान लीजिए कोई कोरल द्वीप वगैरह है, तो उसकी आकृति बना लेना, या कोई ऐसी जगह पर है जो सुंदर है, जो है फूलों की घाटी है, जैसे शांत घाटी है, या ऐसी जो चीज़ें हैं, उन सब की घटनाओं को जो है, उस सब की आकृतियों को बनाना, उसी को टोपोग्राफी कहते हैं, टोपोग्राफी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो है। जी बिल्कुल, जवाब सही है। यह जिन दोस्तों ने यह जवाब दिया है, वह जवाब आपका लाजवाब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कौन एक प्रबुद्ध कला समीक्षक है? प्रबुद्ध कला समीक्षक है, यह आपको बताना है। तो जॉन मीरो हैं, या जॉन कैरी है, हर्बर्ट रीड है, रस्किन बॉन्ड है। तो ये तो रस्किन बॉन्ड एक कला समीक्षक या लेखक हैं रस्किन बॉन्ड जो है, और वो भी भारतीय मूल के, भारतीय हैं, लेकिन यूके यानी इंग्लैंड मूल के हैं, यूके मूल के भारतीय लेखक हैं। ये भारतीय, इन्हें जो है पद्म भूषण वगैरह भी मिला हुआ है, पद्मश्री सम्मान इन्हें मिला हुआ। हर्बर्ट रीड हैं, आपको जानते हैं, हर्बर्ट रीड जो है यह कला समीक्षक हैं, और इन्होंने जो है मीनिंग ऑफ आर्ट लिखा है। मीनिंग ऑफ आर्ट इन्होंने रचना है जो है। और जॉन मीरो को जानते हैं जो है, यह वही जॉन मीरो हैं जो कि चांद को देखकर भूखने वाला कुत्ता, चांद को देखकर भूखने वाला कुत्ता, अर्थात यह अमूर्तवादी जो है स्यूररियलिज्म कलाकार हैं, और स्पेनिश हैं, स्पेनिश कलाकार एवं मूर्तिकार हैं। डार्क बार्बिंग ऑफ मून, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता जो है इनकी रचना है। क्या रचना है इनकी? जो है इनकी जो प्रमुख रचना है, डार्क बार्किंग एट द मून, डार्क बार्किंग एट द मून इनकी रचना है। डार्क बार्किंग एट द मून किसकी रचना है? यह जॉन मीरो की रचना है। स्पेनिश कलाकार और मूर्तिकार हैं। में जॉन कैरी भी एक
कलाकार हैं, लेकिन इसमें जो है आपका अभीष्ट विकल्प जो है प्रबुद्ध कला समीक्षक पूछ रहा है, तो हर्बर्ट रीड है तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कला समीक्षक हैं जो है। मीनिंग ऑफ आर्ट इनकी रचना, इनकी कई रचनाएं हैं। मीनिंग ऑफ आर्ट इन्होंने 1931 में लिखा था, और एजुकेशन थॉट आर्ट भी इनकी रचना है। एजुकेशन थॉट आर्ट भी इनकी एक रचना है। और मीनिंग ऑफ आर्ट इनकी एक पुस्तक है, यह भी पुस्तक ही है इनकी जो है। कई फिलॉसफी ऑफ आर्ट भी इनकी एक पुस्तक का नाम है जो है। आर्ट एंड सोसाइटी भी इनकी एक पुस्तक का नाम है। आर्ट एंड सोसाइटी भी इनकी एक रचना का नाम है। तो इनकी कई रचनाएं हैं। कला समीक्षक हैं, हर्बर्ट रीड हैं, और यह यूके के हैं। कहाँ के हैं? तो यह यूके के हैं। हर्बर्ट रीड 1893 में इनका जन्म हुआ था, और 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो है यूके के कलाकार हैं हर्बर्ट रीड। जानिएगा सौंदर्य शास्त्री भी हैं, यह है सौंदर्य शास्त्री भी हैं। इसलिए यह जवाब आपका बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने यह जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। रस्किन बॉन्ड जो है यह भारतीय है, आप जान ही रहे हैं यूके मूल के हैं, लेकिन भारतीय लेखक के रूप में जानते हैं। यूके के यानी ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं जो है। इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है। बिल्कुल 24-3। अगला क्वेश्चन आपका, चित्रण की वह कौन सी तकनीक है जिसके कारण अजंता के चित्र आज तक जीवित हैं, यह आपको बताना है। आपको यह भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन को जो है आपके सही हो रहे हैं, यह भी आप काउंट करते चलिएगा कि 15-20 में से, अगर जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं, या 15 क्वेश्चन जो भी चलेगा, तो उसमें कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, यह ईमानदारी से आप बताएंगे जो है। क्योंकि जब तक आपका आकलन, आपको स्वयं का आकलन करना है जो है। मैं तो मान लीजिए बता रहा हूँ, लेकिन आपका आकलन ये होगा कि मैं ये जज करूँगा कि कैसे आप कहाँ भी स्थिति कहाँ पर पहुँच रही है। देखिए, अगर इन जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें से भी जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके सामने जब आएंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतना मैंने पढ़ाया है कि अगर वो इन सब चीज़ों को ना कर पाएँ तो फिर बड़ी बेइज्जती होगी जो है, मेरी और आपकी तो होगी ही जो है। 25A, बिल्कुल सेक्को वह कौन सी तकनीक है अजंता की? सेक्को शैली जो है, दो शैलियां हैं, यानी कि म्यूरल की दो तकनीकें हैं। एक तो जो है फ्रेस्को सेक्को है, और दूसरी जो है वह फ्रेस्को बूनो है। और यह फ्रेस्को सेक्को मेन तकनीक है, यह ध्यान रखिएगा जो है। ए इज राइट आंसर है। रोकोको शैली मैंने आपसे बताया था, बॉस रिलीफ जो होती है वह बांस से बनाई गई तकनीक होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो है रोकोको शैली जो है, आपको बताना है कि यह किस वाद की शैली है। रोकोको वाद तो था ही, लेकिन किस समय का है। मैंने आपको पाश्चात्य बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यह मैं जानता हूँ। तो आपको नहीं बताना है कि यह किस समय की वाद है, यानी कि इसके पहले का वाद कौन सा है, इसके बाद का वाद कौन सा है, ये आपको बताना है जो है। बिल्कुल, मैं जानता हूँ जो है नीलम जी, विनय कुमार वाजपेयी जो है, और तो सभी अभी सो रहे हैं, कोई जग नहीं रहा है। लेकिन ये है कि जो सोवत है वो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वह खोवत है, और अंत में भगवान ही मालिक हैं। तो चलिए, यह जो है आपको के रूप में सेक्को शैली, ये आपका जवाब इस सही है। जिन दोस्तों ने एक जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। आपको बताना है रोकोको शैली की कि पहले की कला और रोकोको शैली की बाद की कौन सी कला है, यह आपके लिए क्वेश्चन है, यह आपको बताना है। मैंने पाश्चात्य आपको बहुत जबरदस्त पढ़ाया है। चलिए, अगला क्वेश्चन, आधुनिक चित्रकारों में बिंदुवादी प्रवृत्ति की स्थापना किसने की थी? बिंदुवादी शैली की स्थापना किसने किया था, यानी कि जो है बिंदुवादी कलाकार कौन था, जिसने कि जो है कौन सा वाद किसने स्थापित किया था जो है, यह आपको बताना है।
बिल्कुल। तो बिंदुवादी कालों में देखिए, एक तो प्रभाववाद था, प्रभाववाद वाद, फिर उसके बाद नव प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रभाववाद वाद, घनवाद, घनवाद वाद, प्रतीकवाद, प्रतीकवाद। ये आपको जो है सभी विचारधाराएं जितनी हैं वह 19वीं सदी, 19वीं सदी उत्तरार्ध, उत्तरार्ध की कला है, उत्तरार्ध की कला कला है, यह समय है। अब इस समय में जो है आपको बताना है कि कौन 25 ये बिल्कुल जॉर्ज स्योरा, जॉर्ज स्योरा, स्योरा ये कलाकार थे नौ प्रभाववादी। इसे ऑप्टिकल आर्ट भी कहा जाता है, ऑप्टिकल, इसे ऑप्टिकल आर्ट, ऑप्टिकल आर्ट भी कहा जाता है, आर्ट भी कहा जाता है। और यह जो है खासकर बिंदुवादी कला थी, बिंदुवादी कला थी, और बिंदुओं के विभाजन पर, यानी कि विभाजनवादी कला थी, विभाजनवादी कला थी। यानी कि इसमें बिंदुओं को विभाजित करके डॉट 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 करके बिंदुओं को के माध्यम से इसके ऑप्टिकल आर्ट को पैदा किया जाता था, जो में था। तो कई बिंदुओं से जो है इसका था। इसका प्रसिद्ध चित्र जो था वह है आपका, आपको बताना है, दो संडे रविवासरी वार्ता इनका प्रसिद्ध चित्र था। संडे रविवासरी वार्ता, जो नदी के किनारे पर आराम फरमाते हुए लोगों का चित्रण किया गया था। तो जॉर्ज सोराख था। जाल सेजा उत्तर प्रभाववादी थे, उत्तर प्रभाववादी थे, उत्तर प्रभाववाद से संबंधित थे। पिकासो घनवाद से संबंधित है, घनवाद से संबंधित है। और जैक्सन पोलाक, पोलाक जो है एक्शन पेंटिंग, एक्शन पेंटिंग से संबंधित थे। और खासकर 1952 में जो है यह आया था एक्शन पेंटिंग, और यह है यूएसए अमेरिका से संबंधित कला के रूप में है। बिल्कुल जो है 26 नीलम जी जवाब सही है, विनय कुमार वाजपेयी जी जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय मूर्त कला में कौन से देश की कला का सम्मिश्रण से गंधार शैली का उदय हुआ था? तो गंधार शैली जो है आपको बताना है कि किस शैली के। आप जानते हैं कि गंधार शैली जो है यह दो रूप में, एक तो पहली जो है भारतीय मिश्रण थी और दूसरा जो है यूनानी मिश्रण थी, यूनानी मिश्रण थी। हेलेनिस्टिक कला, यूनान की हेलेनिस्टिक कला, हेलेनिस्टिक कला जो सिकंदर के बाद शुरू हुई थी, यानी कि सिकंदर के बाद शुरू हुई थी, उसी हेलेनिस्टिक कला के रूप में यह था यूनानी कला। और इसी को गांधार कला, इन दोनों की मिश्रण कला को गांधार कला के रूप में जानते थे जो है। तो यह जो है मिस्र में नहीं थी, जो है ईरान में नहीं थी, यूनान में। आपका जवाब बिल्कुल यूनानी कला के रूप में, तीसरा जवाब आपका सही है। भारतीय मूर्त का यूनानी कला के रूप में से जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, नाथ द्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? मिलते हैं यानी अभी भी मिलते हैं जो है पुराने रूप में। तो आपको मालूम होगा कि मैंने आपसे बताया था नाथ द्वारा जो है, नाथ द्वार शैली जो है यह देवगढ़, यानी कि मेवाड़ शैली को आप जानते हैं, मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली आप जानते हैं, मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली की कितनी विधियां हैं? एक तो उदयपुर, उदयपुर शैली, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, और देवगढ़, देवगढ़, और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और चावंड, चावंड। ये इतनी शैलियाँ इसकी थी जो है। नाथ द्वारा शैली जो है यही वह शैली थी जो नाथ द्वारा, जो राजस्थान में, मेवाड़ शैली कहाँ थी? यह राजस्थान में, राजस्थान आपका जवाब बिल्कुल सही है। राजस्थान दिया है इसलिए राजस्थान आपका जवाब सही है। अगर राजस्थान न दिया होता तब आपका गुजरात हम लोग जाते। बिल्कुल विनय कुमार वाजपेयी बिल्कुल जवाब सही है। मुझे मालूम है कि आप लोग नीलम कुमारी
और आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोगों में जो है मुझे लगता है अब की बार आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग सफल होंगे जो है। अंडर 10 का प्रयास करिए आप सभी जो है, कि अंडर 10 में आने का प्रयास करिए जो है। चलिए, चौथा विकल्प आपका लाजवाब है, यह सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी मौजूद है। इनमें से किसके अधीन सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आती है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की बात कह रहा है, किसके अधीन सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आती है? आपको बताना है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आती है किसके? सिल्क स्क्रीन, बिल्कुल जो है, देखिए सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है? यह जो है सेरीग्राफी होती है। मैंने अभी आपसे बताया कोरियोग्राफी क्या होती है। तो कोरियोग्राफी जब भी आप देखेंगे तो कोरियोग्राफी फिल्म एडिशन में जब आप देखते हैं तो फिल्म एडिटिंग में जो है ग्रुप डांसिंग में आती है। यानी ग्रुप डांस जब किया जाता है तो उसे जो है समूह में किया जाता है, और उस समूह में कई ऐसे परफॉर्म होते हैं जिन्हें किया जाता है। यानी कि समूह समूह नृत्य नृत्य संयोजन संयोजन कला, समूह नृत्य संयोजन कला को कोरियोग्राफी कहते हैं। कोरियोग्राफी कहते हैं। ग्राफी कहते हैं। इसके कई सोपान हैं, यानी कि कई सोपान हैं। जैसे आपके जो चित्र में आप देखेंगे तो जो है त्रिकोण आकृति नृत्य समूह, यानी कि त्रिकोण है, आयताकार नृत्य संयोजन है, वृत्ताकार नृत्य संयोजन है, वर्गाकार सोपान पद्धति। तो ये ऐसी नृत्य शैलियां थी जहां से जो है इनका प्रयोग किया जाता था जो है। और इसमें और भी है, जैसे सर्प व्यू है, अर्धचंद्राकार व्यू है, चंद्राकार व्यू है, मतलब है सर्किल व्यू है, सर्किल मतलब चक्राकार नृत्य व्यू है। तो ये सभी जो है क्या है, ये नृत्य की संयोजन, इसे कोरियोग्राफी कहते हैं। वीडियोग्राफी आप जानते हैं कि जब आप किसी कैमरे से किसी वीडियो को शूट करते हैं तब उसे वीडियोग्राफी कहते हैं। सेरीग्राफी को जो है क्या कहते हैं? सेरीग्राफी के बारे में जान लीजिए कि जो मेन है सेरीग्राफी जो है क्या है कि जब आप यही जो है आपका जो है स्टेंसिल है, सेरीग्राफी स्टेंसिल है, और इसी को जो है सिल्क स्क्रीन कहते हैं। सिल्क स्क्रीन कहते हैं। इसी का प्राचीन नाम जो है आपको पोसाय मिलता है। क्या मिलता है? पोसाय। स्टेंसिल पद्धति को पोसाय कहते हैं। पोसाय यानी कि पोचाय भी इसे कहा जाता है। इसे प्राचीन काल में इसी स्टेंसिल का नाम पोचाय था। यह सेरीग्राफी था। टोपोग्राफी, अभी मैंने आपको टोपोग्राफी में बताया था कि भू आकृति चित्रण जो है वह टोपोग्राफी कहलाती है। और यह ग्रह विज्ञान से, यानी कि विज्ञान की एक शाखा है, ग्रह विज्ञान की एक शाखा है जो है। तो यहाँ पर जो है तीसरा आपका विकल्प सही है कि सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग किसे कहते हैं? सेरीग्राफी है। और यह 4 जो स्क्रीन प्रिंटिंगें हैं, यानी कि मुद्रण कला की 4 है, उसमें से एक तकनीक यह भी है। के.जी. सुब्रमण्यम इसके ऐसे थे जो 1910 में इन्होंने भारत में सबसे पहले सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग शुरू किया था आधुनिक रूप में। लेकिन यह प्राचीन काल की विधा है और यह चली आ रही है। ठीक, तो जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं नीलम को, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग सेरीग्राफी बिल्कुल जवाब सही है। सुषमा
भर 29 सी दे रही हैं, बिल्कुल जवाब सही है 29 सी, बिल्कुल सभी दोस्तों का जवाब सही है, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं सभी का। अक्षरधाम मंदिर इनमें से कौन से नगर में अवस्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर एक गुजरात में भी है, गुजरात के अहमदाबाद 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 और गांधीनगर जिसे कहते हैं, गांधी नगर में यह स्थित है जो है। और दूसरा जो है एक जो है यह दिल्ली में भी है, यानी कि नई दिल्ली में भी आपका एक एक अक्षरधाम मंदिर है। यहाँ पर ही आतंकवादी हमला हुआ था, वादी हमला यहाँ पर हुआ था जो है, और यहाँ पर हुआ था, और यहाँ पर यह भी जो है दिल्ली में भी है। तो नई दिल्ली आपका जवाब बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने यह जवाब दिया है वह जवाब आपका लाजवाब है, 2 इज राइट आंसर है। अक्षरधाम मंदिर किस नगर में है? बिल्कुल 10 भी सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। उस रंग का नाम बताएं जो लाल रंग के समीप है। लाल रंग के समीप है, वह आपको बताना है कि उस रंग का नाम बताइए जो लाल रंग के समीप है जो है। चलिए, उस रंग का नाम बताइए जो लाल रंग के समीप है जो है। तो इसमें जो है आइवरी है, रोज मैडर है, सीपिया है, क्रिम्सन लेक है। नीरज कुमार मौर्य, न्यायाधीश किसे कहते हैं? सर कृपया बताएं कैसे नौकरी होती है, कितनी सैलरी होती है जो है। एपीओ की तैयारी करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा जो है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, आप देते हैं तो इसमें जो है आप एपीओ की तैयारी करिए, वहाँ से न्यायाधीश के रूप में जो है जज बनने के लिए होता है। चलिए, ये कला की क्लास है, पॉलिटी की क्लास में जुड़िएगा तब आपको अनुगा। क्रिम्सन लेक गहरा लाल यहाँ दिया हुआ है इसलिए, और सीपिया रंग किस में बनता है जो है आपको ना है। तो खासकर नारंगी और काला काला रंगों को जब मिलाते हैं तब सीपिया रंग बनता है जो है। लगभग सीपिया रंग यह भूरे आकार में होता है। क्रिम्सन लेक गहरा लाल है। आइवरी जो है, और रोज मैडर यह गुलाबी है, गुलाब से गुलाबी के रूप में आ जाता है जो है, गुलाबी रंगों के रूप में देखा जाता है। और आइवरी जो है यह हल्का सफेद रंग होता है आइवरी, और यह शांति का के रूप में है। रोज मैडर गुलाबी रंग होता है इसे, लेकिन लाल रंग को रंगत के समीप है, तो लाल रंग की रंगत जो है वह आपका क्रिम्सन लेक होता है। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कौन से देश के दार्शनिकों ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो है, यह आपको बताना है। अनुकरण का सिद्धांत या अनुकृति का सिद्धांत जो है, इसे इंग्लिश में मिमेसिस का सिद्धांत कहते हैं। मिमेसिस का सिद्धांत इसे कहते हैं। मिमेसिस, थ्योरी ऑफ मिमेसिस का सिद्धांत कहते हैं। और यह अनुकरण या अनुकृति जो है यह यूनान के दार्शनिक हैं। इन्हें जो है प्लेटो ने सबसे पहले किया था, उसके बाद अरस्तु का यह सिद्धांत है, यह ध्यान रखिएगा। तो यूनान के दार्शनिकों ने किया था, इन्होंने जो है गोल्डन मीन का सन दिया था, यानी कि सुनहरा अनुपात जो है यह जो है यूक्लिड महोदय ने दिया था, और यह भी यूनान के थे। इसका अनुपातिक सुनहरा अनुपात का गोल्डन मेजरमेंट है, और यह जो है 2:3, 5, 8, 13:21, ये अनुपात है, गोल्डन मीन का अनुपात रहता है। तो यहाँ पर यूनान आपका राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने यूनान जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ले लेते हैं। पोस्टर कलर की प्रकृति बताइए। पोस्टर कलर की प्रकृति कैसी होती है, यह आपको बताना है जो है। कौन से पोस्टर कलर की प्रकृति आपको बतानी है? पोस्टर कलर की प्रकृति आपको बतानी है, यह आपको बताना है। बिल्कुल पोस्टर कलर की
पोस्टर कलर की, पोस्टर कलर जो है यह आपको मैंने आपसे बताया था कि यह पोस्टर कलर जो है यह तैल रंग में होता है। कैसे? तैल रंग में होता है। और तैल रंग हमेशा अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। और यही जो है इसका मूल कारण है जो है। पोस्टर कलर टेम्परा में नहीं होता, इसलिए अल्प पारदर्शी की बातें नहीं है, अपारदर्शी होता है। तो अपारदर्शी ही सही है। पारदर्शी जो है यह टेम्परा होता है, टेम्परा, या इसी जल रंग में होता है, जल रंग में होता है। तो जल रंग में जो है पोस्टर कलर हमेशा तैल रंग में ज़्यादातर बनाया जाता है, इसलिए अपारदर्शी जो है दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। जिन दोस्तों ने यह जवाब दिया है वह जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 बी, बिल्कुल 33 बी सही है। तो 33 बी आपका जवाब बिल्कुल सही है। जितने भी जुड़े हुए हैं 33 बी आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है। बनारस के हैं तो बनारस का इसमें से मुल्कराज आनंद नहीं, एमपी के हैं, मार्ग पत्रिका है इनकी, मार्ग पत्रिका है जो है। कृष्ण चैतन्य ये भी नहीं है जो है। सरोजनी नायडू यह राज्यपाल थी, आप जान ही रहे हैं, राज्यपाल, यूपी की प्रथम राज्यपाल थी। राय कृष्णदास हैं, इन्होंने 1939 ईस्वी में भारतीय चित्रकला एवं भारतीय मूर्तिकला इन्होंने रचनाएं की थी। इनकी 2 रचनाएं हैं और बनारस के थे राय कृष्णदास, इसलिए यह विकल्प आपका सही है, लाजवाब है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, है जो है समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था जो है। कहाँ से हुआ था यह आपका क्वेश्चन है जो है। दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, शांत निकेतन है। तो शिल्पी चक्र यह आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो नई दिल्ली, आपको मालूम है। शिल्पी चक्र जो है ए इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। आपको बताना है शिल्पी चक्र का जो है यह आंदोलन कब हुआ था, यानी कि कब इसकी स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी, यह आपके लिए जवाब है कि इस स्थापना कब हुई थी जो है। यह आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़कर जा रहा हूं, आप अपना जवाब देंगे। तो यही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग जुड़े हैं और भी अपने दोस्तों को इनवाइट कर लीजिए, और वहाँ से जितने भी हैं, अब आप बता सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। आप अपना जवाब देकर कमेंट में बताएंगे कि इतना क्वेश्चन हुआ। सभी दोस्तों का जवाब बिल्कुल सही था, आप जुड़े हुए हैं, आपका अभियान सफल हो, यही एक शुभकामनाएं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।